lot of technical issues, plus it's been raining, so the internet connection is also very bad. तो मुझे जरा माफ कीजिएगा। आप सबसे बहुत टाइम के बाद मिलना हुआ, तो एक और बार आपको मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा, सेटिंग आउटकम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि इसी चीज पे सारी पढ़ाई आधारित है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका आई शेयर माय पीपीटी। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So I have that. I don't see that. Wait just a minute. क्या आप देख पा रहे हैं मेरा जो पीपीटी है? आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? प्रिया मैम को सुनाई दे रहा है? ओके फाइन, ऑलराइट। तो आप सुन पा रहे हैं मुझे, और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन, ओके फाइन, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। तो मैं अभी आपके साथ आई स्टार्ट शेयरिंग दिस। शेयर, ऑलराइट, just give me 1 second. I think it's yeah. Now can you see the screen? Are you having a difficulty in seeing the screen? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको और परफेक्टली दिखाई दे रहा है ना? थैंक यू सो मच। सो शुरुआत करेंगे सेटिंग लर्निंग आउटकम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्यों हैं आज, और इसका क्या मतलब है, लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब है। जब हमें से कई लोगों ने बीएड बहुत पहले किया था, तब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखते थे। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, जनरल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सीखते थे, राइट। जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे बच्चे हिंदी में अगर कोई वो जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो कविता उन्होंने सीख ली, तो दे विल बी लर्निंग अबाउट पेट्रियोटिज्म, दे विल बी लर्निंग अबाउट ब्रेवरी, करेज। तो वो होता था जनरल ऑब्जेक्टिव, कि पूरे कविता को सीखने के बाद या पढ़ाने के बाद या सिखाने के बाद बच्चों में ये भावना जग जाएगी या जाग उठेगी। लेकिन रोज के क्लास में, जैसे आज के दिन आपने केवल एक पैराग्राफ पढ़ाया, मान लो आज के दिन आपने सिर्फ इवेपोरेशन पढ़ाया, या आपने इंग्लिश में सिर्फ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ाया और कुछ नहीं कराया, तो आज का जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में जान जाएंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी न्यू देन। नाउ इट इज अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो केवल रास्ता था, नतीजा क्या होना चाहिए हमने कभी तय ही नहीं किया। यानी मैंने सोच लिया था कि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मेरे बच्चे ये सीख जाएंगे, और आज के मेरे इस क्लास के बाद
इतना सा सीख पाएंगे, और इतना 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 करके कतरा 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 करके वो सागर बन जाएगा, यानी पूरा चैप्टर सीख जाएंगे। लेकिन सीखे कि नहीं, इसका हमारे पास कोई आइडिया था ही नहीं, या हमारे पास अनुमान लगाने का कोई तरीका ही नहीं था। अनुमान कैसे लगाएं? क्या आप किसी को आप बता सकते कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन सामने वाले को समझ आया कि नहीं? तो बात पूरा इसके इर्द गिर्द है, ये पूरा टॉपिक जो है इसी मसले पे है कि हाउ डू यू मेक आउट that your learner has understood what you decided to teach. You may be the best teacher, and today, like after you enter your class, you feel that, oh, wonderfully, I taught very well. Everybody was nodding their head. They understood every little thing that I said because they did not ask me questions. Is that what learning is? Have you been able to achieve your learning part? How do you know they learned? So that is the entire crux of the session today. What is learning outcome? नतीजा, उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव, नतीजा है आउटकम। सारा कुछ पढ़ाई अगर आउटकम पे आधारित हो तो ही आप बता सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो सफल हुआ, यानी बच्चों को समझ में आया। So I will go on to the next part. So here you have, I hope you're able to see the screen. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्टर्स पर्पस फॉर क्रिएटिंग एंड टीचिंग कंटेंट बाय रेजिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, जब मैं कुछ पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं पहले क्या समझूंगी? मैं उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए कुछ सवाल पूछूंगी। जैसे कि हम अभी झांसी वाली रानी वो कविता के ही बारे में समझ लें। तो झांसी कहाँ है? आप कौन से राज्य में हैं? झांसी के हम झांसी की बात कर रहे हैं तो कौन से जमाने में ये कविता किस जमाने पे आधारित है? इसमें मुख्य किरदार या मुख्य कथा पात्र कौन है? उनके बारे में क्या बताया गया है? कैसे आपको पता चला कि वो वीरांगना है? झांसी वाली रानी यानी लक्ष्मीबाई कैसे वीरांगना है? ऐसे कई सवाल आप पूछेंगे। आप सवाल पूछेंगे तो जो उसका जवाब होगा, यही चीज आपका नतीजा होगा। यानी अगर मैंने ये सवाल उठाया कि झांसी कहाँ है, तो मेरे बच्चों को बताना आना चाहिए कि झांसी हमने पढ़ा अपनी कविता में कि वो मध्य प्रदेश में है। वहां पे 1857 में एक युद्ध हुआ था, यानी पहला जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, और उसमें झांसी की जो लक्ष्मीबाई है, यानी झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उन्होंने युद्ध किया था और वीरांगना थी वो, वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन जाते जाते उन्होंने अंग्रेजों के नाखुद क्या कहते हैं उनको, चने चबा दी। अब आपने पूरा सवाल किया, उसका जवाब अगर बच्चों को समझ में आया, और समझ में आया केवल आपने अपने दिमाग में नहीं बनाया, उन्हें वाकई में समझ आया। कैसे? क्योंकि आपने उनसे पूछा, सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब आपको मिला। यू गॉट दी, सॉरी मैम, सॉरी दिलजीत सर, झांसी इज इन उत्तर प्रदेश, फाइन, आई take back my words. I'm not very clear. I think Jhansi is, yes, it should be in Uttar Pradesh. Still, I will keep that because I don't remember. I remember long back I used to pass through Jhansi for going to going down south to Kerala. So that's my only knowledge. I have never been to Jhansi. But irrespective of that, if I've made a mistake, I'm very sorry. Good morning, nahi sir. Good morning, nahi ma'am. Good evening. अच्छा, तो आपने उद्देश्य क्या रखा? आप जाना चाहते थे कहीं किसी तरफ, तो जाना कैसे है? किस रास्ते से जाना है? किस ओर जाना है? क्या लेकर जाएंगे? गाड़ी लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे, ट्रेन लेके जाएंगे? इन सवालों का जवाब आपको मिल गया तो यानी आप नतीजे पे पहुंच रहे हो। अब मैं आपको पढ़ाई के तौर पे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टुडे आई एम गोइंग टू बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स अबाउट factorization. But before I teach factorization, my students should be able to know what is a factor. All right. So first thing that I would ask them is, do you know the factors of this particular, multiple or whatever number? Do you know the factors of it? What are the factors? Once you have found out the factors, okay, so that means they are parts of it. They are parts of a big whole. That is what is the factor. Now let us factorize a quadratic equation, or let us factorize, let us say find out the solution to a linear equation, and let's find out its factor. So
आई नो द टॉपिक, मेरा टॉपिक मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका सवाल का जवाब मिले तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई की। तो वापस से स्क्रीन पे आते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है इंस्ट्रक्टर यानी टीचर का पर्पस, उद्देश्य यानी पर्पस यानी इरादा। क्या इरादा है? आप पढ़ाना चाहते हो कुछ सवाल पूछ के, और अगर उन सवालों का जवाब आपको बच्चों से मिल गया तो आप ये तय कर सकते हो कि आपके बच्चों ने पढ़ाई कर लिया, आप उन बच्चों आपके बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ गया या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन आप इसको जांचोगे कैसे, परखोगे कैसे? चलो, जवाब तो दे दिया। अगर मैंने आपसे पूछा झांसी कहाँ है, आपने जवाब दे दिया। लक्ष्मीबाई कौन है? रानी थी। कहाँ की रानी? कैसे? कौन से जमाने की रानी? वो नहीं बताया। तो क्या जवाब पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कि when you are asking the question also, your answer should be in a manner that will elicit. So your question should be precise, your answer should be precise, which means your learning outcomes need to be smart. ये आप सब सीख चुके होंगे, कई बार आपने कई वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे, तो मुझे इस पे ज्यादा टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आउटकम भी स्मार्ट होना चाहिए। यानी अगर मैं लिखूं बच्चों को झांसी की रानी किस प्रदेश में किस प्रदेश की रानी थी, किस जमाने की रानी थी और क्या किया, इसका उत्तर आना चाहिए, इतना लिखा मैंने, वो काफी नहीं है। क्योंकि क्या बच्चे मुझे मौखिक जवाब दे रहे हैं या लिखित में जवाब दे रहे हैं? क्या लिखित में जवाब दे रहे तो 20 से 30 शब्दों में दे रहे हैं कि 40 से 50 शब्दों में दे रहे हैं? इसकी क्लैरिटी, आपको कितने शब्दों में इसका उत्तर चाहिए, ये आपको जानना चाहिए, आपको तय करना है, और आपके बच्चों को उस हिसाब से आपको उनसे उस हिसाब से आंसर लेना है। So, coming back, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, योर करेक्ट, मेजरेबल होना चाहिए, राइट। द सेकेंड पार्ट इज मेजरेबल। अगर मैंने ये वर्ड यूज किया कि माई स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न what is the what is a river, or what are the shapes of a river, or what are landforms, that is not enough. Will be able to learn का क्या मतलब है? सीख सकेंगे। सीखने का मतलब क्या? आप कैसे परखोगे कि उनके दिमाग में घुस गया? एक्चुअली तभी प्रॉब्लम आया। बहुत पहले जब हम बीएड करते थे तो हम केवल जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते थे। यानी हमारा बड़ा बिग बिग पिक्चर, पूरे पूरे स्टोरी, पूरा जो चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को इंडिया के रिवर्स के बारे में पता है। और आज के क्लास के बाद मैंने आज नॉर्थ के रिवर्स के बारे में बताया, नाम केवल नाम बताया। कल मैं वेस्ट के रिवर्स के बारे में बताऊंगी या बता चुकी हूँ, या आगे के दिन पूर्व के दिशा के जो रिवर्स है वो बताऊंगी, या ईस्ट फ्लोइंग या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताऊंगी। वो केवल आपका ऑब्जेक्टिव है। आपने जो सोचा, आपने उसको तोड़ तोड़ के समझा दिया। आपने समझा दिया यानी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव होता है कि नतीजा भी होना चाहिए? आपको कैसे पता बच्चों ने सीखा कि नहीं? इसके लिए आपको आउटकम पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। स्मार्ट आउटकम होने चाहिए, स्पेसिफिक यानी बिल्कुल प्रिसाइज, मेजरेबल यानी जिसका आंकड़ा आप लगा सके, अटेनेबल यानी जो आप हासिल कर सके। हमारे पास हर क्लास को पढ़ाने के लिए केवल 1 साल है, तो 1 साल में हमें पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक पढ़ाना है, और वो मायने रखना चाहिए उनकी जिंदगी से, राइट? इट शुड बी रेलेवेंट टू देम। और सबसे बड़ी बात है टाइम बाउंड। अगर आपने एक ही चीज को लंबा खींचा और बच्चों का इंटरेस्ट चला गया, तो पढ़ाई कैसे होगी? यानी पढ़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? हाउ शुड एजुकेशन बी लाइक? आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। यानी व्हेन यू आर प्लानिंग, आई एम गोइंग टू टीच देम द रिवर्स ऑफ इंडिया। What are the rivers of India? Rivers of India are water bodies that flow from one place to the other continuously. And secondly, it is not bound by land on all four sides. If it is bound by land on all four sides, it's a lake. This is a continuous flow of water. It can flow from one state to the other or can pass through many states. Where does it start from? So the river will have a source. Okay. Now rivers of the north. Which are the rivers of the north? What are the sources? Which are the states it passes through? What are the names? Where does it end? Or where does it meet the sea? Similarly, to the west, to the east, to the south. Then I can say I have finished the chapter on
rivers of India, but how do I know my children are able to explain that they have understood? So maybe मैं उनको मैप दे दूं, आप नॉर्थ के रिवर्स आप बताएं, नॉर्थ यानी रिवर्स ऑफ बिहार से या रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में से जितने भी रिवर यानी नदियां पास हो रही हैं, उन सबको आप मैप में ड्रॉ करके बताइए। तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो उनको बच्चों बच्चों को नाम भी पता है, उत्तर प्रदेश का है पता है, और अब बना के भी दे रहे किस दिशा में, किस दिशा से फ्लो कर रहा है। तब जाके मैं समझ पाऊंगी कि इनको समझ में आ गया या समझ में बात आ गई। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन वो होता है जो न केवल सब्जेक्ट पे फोकस करता है, बट उनको उसमें उसके एटीट्यूड, स्किल और मॉरल्स पे भी आता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको झांसी वाली रानी के बारे में बताया, तो झांसी कहाँ है, कौन से साल हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ वे वीरांगना थीं। उन्होंने बहुत धैर्य के साथ युद्ध लड़ा और अपने राज्य को जिताने की कोशिश की, अंग्रेजों से लड़ाई की। एक बच्चे के साथ उन्होंने ये साबित किया कि औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। एक छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने युद्ध किया है। और उसी तरह जब आप नदियों के बारे में बताते हो, तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो स्रोत है ये इस प्रांत से इस प्रांत तक है। इसका जो सोर्स है वो ये है, हिमालयन ग्लेशियर है। लेकिन अगर हिमालय के जो पर्वत हैं वहां बर्फ जमना बंद हो गया, तो हमारे लिए नदी का जो बहाव है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं लेके आना चाहिए। तो यानी कि आपने चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते साथ में एटीट्यूड भी सिखा दिया, मैप के स्किल को सिखा दिया, यानी ड्रॉ करके बताओ आपका कौन कौन से रिवर यहाँ से पास कर रहे हैं, हिमालय में कौन कौन से लेवल्स हैं, हिमाचल है, हिमाद्री है, शिवालिक है। ये सारी चीजें आपने जब सिखा दी, ना केवल उसका पोजिशन, बट आपने उसको बनाना सिखा दिया, स्किल सिखा दिया, और साथ-साथ मॉरल सिखा दिया कि अगर आज आपने पेड़ काटे, कल को आपके पास छाया देने के लिए और कुछ नहीं होगा। यानी आज आपने नदी को बर्बाद किया, उसको पोल्यूट किया, उसको प्रदूषित किया, तो कल के लिए आपके पास नहीं होगा। तो केवल और केवल आप सिर्फ मैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी, चैप्टर में गंगा और यमुना के बारे में है, इसके अलावा मैं एक भी रिवर नहीं पढ़ाऊंगी। और उस रिवर में राइट, उस रिवर के अलावा मैं सिर्फ बताऊंगी कि ये रिवर, इसकी चौड़ाई कितनी, इतनी इसकी लंबाई इस स्टेट में से कितनी है, कितना पानी है और कहाँ-कहाँ काम होता है। बिल्कुल नहीं। जब आप पढ़ाते हैं तो उसके आगे पीछे की कहानी, उससे जुड़े हुए हर चीजों को बताएंगे, तो आपका आउटकम बेस्ड एजुकेशन होगा। क्यों? क्योंकि नतीजा क्या होना चाहिए, पढ़ाई किस लिए होती है? पढ़ाई इसलिए होती है कि पढ़ाई केवल कंटेंट समझने के लिए नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ आप एटीट्यूड, उनको सोशल स्किल्स और मॉरल्स भी सिखा रहे हैं। तो यानी अगर मेरे क्लास 4 के टीचर ने मुझे रिवर्स ऑफ इंडिया सिखाया, तो ना केवल मुझे नाम अपने ज़बान पे याद है, मुझे ये पता है कि वो कौन से स्टेट से गुज़र रहा है। इंडिया के मैप में ये स्टेट कौन-सा, ये स्टेट कौन-सा, ये स्टेट कौन-सा, मुझे वो पता है। नदियाँ कहाँ से गुज़र रही हैं, वो पता है। इस नदी का सोर्स कहाँ है, ये पता है। और अगर मुझे किसी ने किसी दिन मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि इसका जो सोर्स है, जैसे कि हिमालय में सोर्स है कई मानसरोवर लेक, कई सारे रिवर्स का जो सोर्स है, यानी शुरुआत वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में पोल्यूशन फैल रहा है, तो मैं समझ पाऊंगी कि बाप रे, अगर यहाँ पोल्यूशन फैल गया तो आगे तक लोगों को बहुत प्रदूषित पानी मिलेगा, यानी लोगों के लिए जीना मरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मुझे बचपन में ये पढ़ाया ही नहीं गया कि गंगा जो है हिमालय से निकलता है और हिमालय को हमें बचाना जरूरी है, ताकि गंगा में जो रिवर है वो कंटिन्यूअस रहे, और दूसरी बात गंगा को भी साफ करना जरूरी है, ताकि उतने स्टेट्स में पानी उतने स्टेट्स के लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए पानी मिलेगा, पानी पीने के लिए मिलेगा, और कोई इंडस्ट्री के लिए पानी मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं पढ़ाते वक्त केवल रिवर्स ही नहीं, साथ में और भी चीजें आप सिखाएंगे, तो ही बच्चा पूरी तरह एजुकेशन होलिस्टिक रहेगा। यानी आउटकम बेस्ड एजुकेशन जब आप कराएंगे, तो टारगेट कीजिए कैस, यानी कंटेंट तो आप करा ही रहे हैं, टेक्स्ट बुक में है कंटेंट, आपको पता है, ये आपको आपके आपको ऑब्वियसली पता है कि आपके टेक्स्ट बुक में ये कंटेंट है, ये आपके सिलेबस में है, जून के महीने में ये पढ़ाना है, जुलाई के महीने में ये पढ़ाना है, तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है उस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई चर्चा चल रही है बाहर, या कोई यूट्यूब वीडियो है, तो उसको अपने स्मार्ट बोर्ड में दिखाएं, और अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो टीवी दिखाएं या कंप्यूटर में दिखाएं या अपने फोन पे दिखाएं, कोई बात नहीं, फोन पे दिखाएं, बच्चे देखें, क्योंकि बात किस चीज पे दिखा रहे हैं, कितना आपका स्कूल सक्षम है, वो नहीं है। बात यह है कि आपके बच्चों को उसके आगे पीछे की बात सब समझ आनी चाहिए, न केवल कंटेंट। तो स्किल आना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। आजकल आप रोज पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे
कि इंडिया में दुनिया में सबसे नौजवान लोग जो हैं इंडिया में हैं, लेकिन क्या फायदा, इन लोगों को एक को भी नौकरी देने ये लायक नहीं है। ये आपने सुना होगा, आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, इस बार के बजट में बहुत सारा पैसा जो है स्किल डेवलपमेंट पे एलोकेट किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनीज बाहर से इंडिया में आए, तो इंडिया में लोग होने चाहिए जो उस पे उनमें नौकरी कर पाएँ। पर नौकरी करने के लिए इनके पास स्किल ही नहीं है। अगर हमने बोला बच्चा पीसीएम लेकर 11th-12th से इंजीनियर साइंस लेके पास हुआ है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज गया, चारों साल इंजीनियरिंग उसने केवल सम सॉल्व किए, लेकिन उसे एक चीज़ जोड़ना नहीं आता, एक वायर जोड़ना नहीं आता, एक सर्किट कंप्लीट नहीं करना आता, तो उसका स्किल इनकम्प्लीट रह गया, तो उसे नौकरी कैसे मिलेगा? क्योंकि नौकरी तो प्रैक्टिकल और थियरी स्किल दोनों से के ऊपर आधारित है। तो हमारी जो पढ़ाई है तब पूरी होगी जब हम इन सारी चीज़ों पे गौर फरमाएँगे। अब इन सारी चीज़ों को लेकर पिरो के साथ में संजो के हम इसको पढ़ाएँगे, तब नॉलेज कंप्लीट होगी। करेक्ट, थियरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ, तो थियरी का मतलब नहीं है। मैं आपको यहाँ बिठा के समझा सकती हूँ खिचड़ी कैसे बनाना है या चाय कैसे बनाना है, लेकिन मुझे लाइटर ही ऑन नहीं करना आता हो और कब चाय की पत्ती ऐड करनी है, दूध कब ऐड करना है, पानी कब ऐड करना है, शक्कर कब ऐड करना है, आता नहीं हो, तो मेरे थियोरेटिकल नॉलेज से क्या मतलब? बनाना तो मुझे आता नहीं है। सिर्फ पीना आता है, तो क्या मतलब? हम आगे के जनरेशन को केवल कंज़्यूम करने के लिए ही नहीं, चीज़ बनाने के लिए भी सिखाएँगे या उस पे जो मेहनत लगी है, उसके बारे में बताएँगे, तब जाके उन्हें दूसरों के लिए इज़्ज़त होगी। जैसे माँ-बाप नौकरी करके आते हैं, उन्हें लगता है पैसा कहीं से तो आ रहा है, हम कपड़े खरीदेंगे, हम फ़ोन खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कभी उन्होंने पूछा है माँ-बाप कि क्या किस किस्म के नौकरी करके आते हैं? आप अपने बच्चों को भी बताएँ, आपके घर पे भी बच्चों को बताएँ, स्कूल में भी बताएँ, कोई भी नौकरी आसान नहीं है। जब तक आपको कंटेंट के साथ स्किल नहीं आता और सही मायने में एटीट्यूड नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आईआईटी से निकला हूँ, मुझे कंटेंट भी आता है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, लेकिन आपका एटीट्यूड एरोगेंस वाला है, अहंकारी है और आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता है, तो बहुत जल्द आप अपने आप को अकेले पाएँगे क्योंकि कोई भी आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। सिमिलरली उस कंपनी के सभी लोगों में एटीट्यूड आया, तो वो दूसरे बाहर के कंपनी से उनके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। तो हर किस्म से, हर तरीके से आपको मात पड़ जाएगी। यानी कहने का मतलब कंटेंट, स्किल एंड एटीट्यूड शुड बी योर इट्स अ पार्ट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। राइट? अब हम बोलते हैं एजुकेशन एक्चुअली उसका मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है बच्चों में वो चीज़ बाहर निकालना। एक्चुअली नॉलेज बहुत सारा है चारों तरफ, अगर वो ढूँढ निकालेंगे तो उनको मिल ही जाएगा। हमारी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब चेक करें, वहाँ नॉलेज है। आप खान अकेडमी जाएँ, वहाँ नॉलेज है। आप बायजूस ऐप चेक करें, वहाँ नॉलेज है। नॉलेज तो हर जगह है। बात कैसा है? नॉलेज निकालना आना चाहिए। ये तो कहते हैं ना जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देकर हमने पढ़ाई की थी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई कुछ भी बकवास लिख के भेजे, हम अगर उसको मानना चालू करें, तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन सही जगह नॉलेज लेकर, सीख कर अपने आप को सक्षम बनाना, ये चीज़ हमें बच्चों को सिखाना है। यानी कैसे अपने आप को निखारना है, कैसे उनमें से वो जो टैलेंट है उसको निखार कर बाहर निकाल कर उसे बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि मुझ में ये काबिलियत थी। वैसे एक बड़े थियरी के ज्ञानी है, ये रॉबर्ट एम ज्ञानी, फादर ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कंडीशंस क्या है, उस पे उन्होंने अ वर्क किया था, यानी उनका प्रेजेंटेशन उसपे था, क्या कहते हैं थीसिस उसपे था। अब 5 लर्निंग आउटकम्स किस किस्म के होने चाहिए? लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब होता है? कहाँ-कहाँ लर्निंग आउटकम आपको डायरेक्ट करने हैं? कुछ लर्निंग आउटकम होते हैं जो दिमाग से ताल्लुक रखते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब है कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, एनालाइजिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये सारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स में आते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या हुआ? कॉग्निटिव स्ट्रेटजी ये हुआ कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, आप अपने दिमाग के बारे में जानते हो। कुछ लोग बोलते हैं, आपको आपने सुना होगा, मुझे तो म्यूजिक सुनकर ही पढ़ाई होती है। वो गलत नहीं है। उनके दिमाग में लाइट म्यूजिक से शांत हो जाता है उनका दिमाग और वो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं म्यूजिक लगा के पढ़ नहीं सकती, मेरा तो ध्यान म्यूजिक की ओर चला जाएगा। तो यानी हर लर्नर अलग किस्म से लर्न करता है। लेकिन अगर मैं ना जान पाऊँ कि मुझे पढ़ाई कैसे
भाता है या मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, वो स्ट्रैटेजी मेरे में नहीं है, तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल किसी लायक नहीं। यानी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, मेरे पास कंप्यूटेशन का स्किल है, मैं कंप्यूट कैलकुलेटर से भी तेज हूँ, लेकिन सामने मुझे पता है कि यहाँ से मैं वहां छलांग लगाऊंगी तो मैं शायद पहुंच ना पाऊं, बीच में खाई है, मैं वहां गिर जाऊं। तो वो असेसमेंट मुझे नहीं आती, स्ट्रैटेजी लगानी नहीं आती, तो मेरे इंटेलेक्चुअल स्किल्स किसी काम के नहीं। तीसरी बात, वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल यानी रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। व्हेन आई से वर्बल, इट डजंट मीन ओनली ओरल, इट मीन्स एनीथिंग दैट इज इन रिटन और एनीथिंग दैट इज इन कंटेंट। इसको समझकर, ये तो जैसे आप एक नया ब्लूटूथ वाला डिवाइस लेते हो, अब उसका मैनुअल आपके सामने पड़ा है। आर यू एबल टू हियर मी? या, मेरे पास मैनुअल पड़ा है, तो मैं मैनुअल को खोलूंगी, और खोलकर मुझे कुछ समझ ना आए तो वो इंफॉर्मेशन मैंने कैसे ग्रहण किया? मैं ग्रहण कर ही नहीं पाई। लेकिन अगर मैं ग्रहण कर पाई क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, या क्योंकि मुझे उसमें कोरियन लिखी आती है, या उसमें हिंदी लिखी है वो मुझे आती है, तो मैं वर्बल इंफॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस कर सकती हूँ। यानी दोबारा जाते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल यानी कंप्यूटेशनल स्किल, लॉजिकल स्किल, मेंटल एबिलिटी स्किल, एनालिटिकल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी यानी किस स्ट्रैटेजी से आप अपने दिमाग के अंदर उसको फिट कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो। और वर्बल इंफॉर्मेशन ये है जो आपने पढ़ा, उसको आपने यहाँ कनेक्ट किया, प्रोसेस किया, फिर निकाला। किसी ने किसी, जैसे मैं भी आपसे इंग्लिश में बात करती हूँ 2 मिनट, आई टॉक टू यू इन इंग्लिश, द वेरी नेक्स्ट मिनट आई स्टार्ट टॉकिंग इन हिंदी, you are able to analyze both. Why? Because you know Hindi and you know English as well. So if I talk, then the very next minute I talk about verbal information. Verbal information का मतलब है कि दिमाग में प्रोसेस करना। ये मैंने आपसे हिंदी में बोला, ये भी आप इमीडिएटली समझ पाओगे क्योंकि आपको दोनों भाषाएं मालूम है और आपके दिमाग में जाकर ये प्रोसेस हो रहा है। तो वर्बल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है ये। दूसरा, हाथ को कैसे चलाना है, मोटर स्किल, सारा थियरी यहाँ है। चाय बनाना मुझे आता है, एग्जैक्टली इतना पानी होना चाहिए, इसमें ये टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए, सिम पे रखना चाहिए, सिमर पे रखना चाहिए, उसमें इतनी चाय पत्ती ऐड करनी चाहिए, 1.5 स्पून, 2 स्पून, 2.5 स्पून, इतनी दूध होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे करके आदत नहीं, मैंने सुन तो लिया 1.5 स्पून, कौन सा 1.5 स्पून, टेबल स्पून की बड़ा, स्पैटुला की छोटा सा टीस्पून। So motor skills are very important. I may be knowing everything here, but I should know how to use it. लाइटर जलाना, गर्म चीज को ना पकड़ना, उसको किसी टोंग के साथ पकड़ना यानी पकड़ के साथ पकड़ना। और दूसरी बात, एटीट्यूड। अगर मुझे ये सब कुछ है, आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मैंने सीधा क्या कहते हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, और फिर मैंने हार्वर्ड से एमबीए किया। यानी यही तो है ना लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट, की मैंने अमेरिका से पढ़ाई की, मैंने एमबीए बाहर से किया। लेकिन एटीट्यूड कैसा है? घमंडियों का। तो कौन आपको स्वीकारेगा, कौन आपको नौकरी देगा? अगर आपके पास इतना एटीट्यूड हो कि आपके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो वो बंदा एक न, उसको क्या कहते हैं, नक्कामा कहते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई काम करने को तैयार ही नहीं होगा। कौन किसी को भाव झाड़ते हुए देखेगा? कौन किसी का एटीट्यूड सहेगा? तो एटीट्यूड सिखाना जरूरी है। ह्यूमिलिटी यानी अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को बिल्कुल ही नॉर्मल रखना, और अपने आप को सबके साथ वो संतुलन के साथ अपने आप को पेश आना किसी के सामने, तो जाके पढ़ाई पूरी होती है। यानी अब आप वापस हम आउटकम पे आते हैं। हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसको पढ़कर बच्चे को करेज के बारे में, वैलर के बारे में, लड़ाई, ब्रेवरी के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन मैंने पैराग्राफ में सिर्फ इतना पढ़ा, इतनी समझाई कि शी टुक आउट द स्वॉर्ड इन हर हैंड, शी टाइड हर ड्रेस अराउंड हर, शी कैरिड हर चाइल्ड ऑन हर बैक, शी रोड अ पोनी। बस, अभी मैंने ब्रिटिश आर्मी के सामने युद्ध नहीं किया, लेकिन वो तैयार होना, वो रानी का जो मानसिक भाव है, उस समय का जो मानसिक हालत है, उसके बारे में भी आप काफी डिस्कस कर सकते हो। कितनी हिम्मत रही होगी एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे रखकर अपना पूरा ड्रेस बदलना, बाल सारा बांध बूंद के अपने क्या कहते हैं, पगड़ी के नीचे रख, पगड़ी में उसको संभालना, और उसके बाद घोड़े को लेकर घोड़े पे सवार होके तैयार होना, ये जान के कि शायद मैं वापस जिंदा लौटूंगी या नहीं। वो मानसिक अवस्था पे भी आपको डिस्कस करना चाहिए। तो वो तो लेकिन हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते अगर आपने बच्चे को ये समझाया कि
व्हाट वाज द प्लानिंग दैट शी हैड, व्हाट उनका उनका दिमाग का प्लानिंग क्या था, उनकी स्ट्रेटजीज क्या क्या थी, उनको क्या इंफॉर्मेशन मिला था। दूसरा, उनको घुड़सवारी आती थी कि नहीं, और क्या वो अहंकारी थी या वो ये समझ के गई थी कि करके तो आऊंगी और अगर नहीं हुआ तो वीर गति को प्राप्त होंगी, लेकिन जो भी हो लड़के आऊंगी। तो ये सारी चीजें बताते बताते बच्चों में अगर ये सारी भावनाएं ग्रहण हो, ये सारी काबिलियत आ जाए, तो उनकी पढ़ाई पूरी होती है। इसलिए लर्निंग आउटकम जो है, लर्नर के पर्सपेक्टिव से, जब हम कहते हैं ना कि आज तो मैंने क्या बढ़िया क्लास लिया, क्लास तो आपने बढ़िया लिया, सामने वाले को कितना समझ आया ये आपने पूछा, ये आपने परखा, ये आपने जांचा। जब आप वो जांच करके वो आपके क्या कहते हैं मूल्यांकन के आधार पे खरे निखर उतर उतर आते हैं, यानी निखर के उतर के आते हैं, तब आप समझ सकते हो कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई करवाई, क्योंकि मेरे सारे बच्चों को जितने भी सवाल मैंने पूछे उसका जवाब वैसे ही मिला जो मैं चाहती थी। यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और लर्निंग आउटकम जो है वो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आउटकम हमेशा जिसपे आपने आजमाया बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बोलते हो आज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उनको इक्वेशन समझाया, बैलेंसी और इक्वेशन समझाया, केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग, अच्छा आपने सिखाया, बहुत अच्छा, 2 घंटे बैठकर पूरा केमिकल बैलेंसिंग सिखा दिया या बैलेंसिंग इक्वेशन सिखा दिया। अब आपको कैसे पता उनको समझ में आ गया? आपने एक वर्कशीट दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए, वो कर पाए? हाँ कर पाए। कितना कर पाए? पूरा का पूरा कर पाए। अगर आधा भी कर पाए तो उनको समझ में आया कि किस चीज को लेकर किसके साथ बैलेंस करना है, उतना भी आ गया तो मेरी आधी जंग मैंने जीत ली। राइट? सो दिस इज व्हाट माय फ्रॉम द लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू इज। और अगर लर्नर को बताओ, आप मुझे बताओ, आप मेरे टीचर और आप मुझे बताते बेटा इतना तो आपको समझ में ही आ गया, तो आपकी आधी जंग आपने जीत ली। अब कल हम बाकी का बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे, तो बच्चा भी बोलेगा हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो आ गया, क्योंकि आपने मुझसे पूछा मुझे समझ आया कि नहीं। ये नहीं बताया कि चलो हमने आज ये सीख लिया, कल हम आप ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे। बच्चा क्या कर पाएगा, ये आपने पूछा ही नहीं था, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा। सो फाइनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके तरफ से है, यानी टीचर की तरफ से है, लर्निंग आउटकम बच्चे की तरफ से। अगर आउटकम वो नतीजा वो दिखा पाता है तो आप कह सकते हो कि आपने ढंग से अपना उद्देश्य तय किया। आपका उद्देश्य तय था लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला, तो क्या आपका उद्देश्य शायद अधूरा था। अब इंस्ट्रक्टर की पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, यानी ऑब्जेक्टिव आप क्या सोच के तय करोगे कि, क्योंकि देखो आउटकम आपको आपको देखना है कि बच्चे को समझ आया कि नहीं, लेकिन आप कैसे जांचोगे उसको, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझा दिया, अब मेरे बच्चों को मुझे पूछना है, तो मैं मौखिक रूप से पूछूं, शुड आई आस्क देम ओरली, और या तो मैं उनको बोलूं चलो तुमको मैं इक्वेशन दिखाती हूँ, आप मुझे एक नाटक करके दिखाओ। तो वो एक दूसरे को बॉल पास करके इक्वेशन बैलेंस करते हुए दिखाएंगे और फाइनली दिखाएंगे कि हम बैलेंस्ड इक्वेशन है। या आप बोलो चलो एक बैलेंसिंग इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, तो आप मुझे एक अच्छी सी कविता बना के दिखाओ जिसमें आप आपके हिसाब से कविता के कैरेक्टर्स लेकर मुझे बताओ बैलेंसिंग क्या होता है। तो बताएंगे हम दो व्यक्ति थे, हमारे बीच में मेरे पास वैलेंसी ज्यादा थी, एक के पास वैलेंसी कम था। अब उन्होंने वो करके दिखाया और उन्होंने करेक्टली बताया कि बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, तब आप बता सकते हो कि यस इनको ये बात समझ आ गई, यानी आउटकम हासिल हो गया। ऑब्जेक्टिव तो पहले से हो गया था, आउटकम भी हासिल हो गया। तो अब इंस्ट्रक्टर का पर्सपेक्टिव क्या है, जब आप 4 चीजें सोचते हो, क्या है? सबसे पहली बात तो आपने सोचा मुझे ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे बैलेंसिंग सिखाना था, लेकिन पहले तो मुझे मॉलिक्यूल्स और एटम्स पे बताना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चों को वो पता ही नहीं था। अब आप दुखी मत होना, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होने चाहिए बट रेस्ट्रिक्टिव नहीं होने चाहिए। अरे आज तो मैंने सोचा था कि केमिकल बैलेंसिंग सिखाऊंगी, भले बच्चे को मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल के बारे में पता हो या एटम के बारे में पता हो या वैलेंसी क्या है पता हो या शेयरिंग पता हो नहीं पता हो, मैंने तो आज केमिकल बैलेंसिंग सिखा दिया। डोंट मेक इट रेस्ट्रिक्टिव, बी स्पेसिफिक। पढ़ाना मुझे ये है ये है ये है, लेकिन अगर सामने वाले को नहीं पता तो आपका प्लान शायद थोड़ा हिल जाए, आपको उसका पुराना या उससे पहले पढ़ाने वाली चीज को पढ़ाना पड़े। सो बी स्पेसिफिक, आपको पता है कराना क्या, लेकिन डोंट बी रेस्ट्रिक्टिव, हो सकता है आपको थोड़ा चेंज करना पड़े प्लान। दूसरी बात,
जब आप कुछ सोच के जाते हो, तो बच्चों को प्लीज़ बताया करो। अगर आप बोर्ड पे लिखते हो, आज के दिन हम ये और ये करके आएँगे। आज हम एलिस इन वंडरलैंड पढ़ रहे हैं और उसमें एलिस और मैड हैटर के बीच का जो संवाद है, उससे हम ये सीखेंगे कि एलिस की मनोस्थिति कैसी थी और मैड हैटर कैसा दुनिया को कैसे देखता था। केवल इतना, लेकिन हम ये दोनों चीज़ें करेंगे। तो मैं भी तैयार हूँ एज़ अ स्टूडेंट, मेरी टीचर ने बोला है आज हम इन दोनों के पर्सपेक्टिव को जानेंगे। तो आज के सेशन में ये दोनों चीज़ें मैडम डिस्कस करेंगी। तो मुझे भी पता है सेशन के एंड तक मैडम ये पूरा समझा देंगे कि इन दोनों की मनोभावना कैसे थी या मनोस्थिति कैसे थी, मनस्थिति कैसे थी और ये दोनों दुनिया को कैसे देखते थे। तो सेशन के बाद अगर मैडम ने बोला कि चलो अब आपको समझ में आया एलिस का नजरिया कैसा था, तो मुझे भी पता था क्योंकि शुरुआत में मैडम ने लिखा था एलिस के नजरिए के बारे में आज सीखेंगे, मैड हैटर के नजरिए के बारे में सीखेंगे, या आई विल बी लर्निंग अबाउट से वेजिटेशन, क्रॉप रोटेशन या टेरेस वेजिटेशन, टेरेस गार्डन, व्हाटएवर इट इज। जो भी मेरा टास्क था, मुझे पहले ही पता था कि मुझे सीखना क्या है, मेरी टीचर आज मुझे सिखाना क्या चाहती है। तो अगर मुझे टीचर ने शुरुआत में बता दिया कि मैं आज ये सीखने वाली हूँ, तो मैं भी तैयार हूँ। तो मेरे दिमाग में ज़्यादा बेहतर घुसेगा। जो भी आप पढ़ाना चाहते हो ना, मुझे ज़्यादा बेहतर ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है, आपने लिख दिया है बोर्ड पे या आपने मुझे बता दिया है मौखिक रूप से या लिखित रूप में कि मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है। तो मैं भी तैयार हूँ, मेरे दिमाग के जो दरवाज़े खुले हैं, मुझे भी पता है आज मुझे क्या ग्रहण करना है। तीसरी बात, जो भी आप पढ़ा रहे हो, उसको पिछले और आगे के लर्निंग के साथ कनेक्ट करें। अभी एलिस इन वंडरलैंड ही ले लीजिए, आप सबको शायद एलिस की कहानी मालूम होगी या तो फिर हम सिंड्रेला की कहानी बताते हैं। सिंड्रेला वो लड़की है जिसको अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों ने परेशान करके रखा था और एक दिन राजा ने कोई पार्टी रखा, सब जा रहे थे पार्टी में, सिंड्रेला तो घर की कामकाज से ही उतर मतलब निकल नहीं पा रही थी। सब जा रहे थे और वो भी चाहती थी कि जाएँ, रात को रो रही थी, तब एक परी आके बोलती है, तुमको सिर्फ एक कद्दू से सब कुछ तुम्हारी बात बदल जाएगी, यानी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये सोचना कि 12 बजे के पहले घर वापस पहुँचना है क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, जादू जो है छूट जाएगा। ये सब करके वो अच्छे से कपड़े मिल जाते हैं, चप्पल मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी में वो राजमहल जाती है, वहाँ राजकुमार को देखती है, बहुत अच्छे से नाचती है, बहुत अच्छे से गाती है, खुश हो जाती है। जैसे ही 12 बजे की घंटी बजती है, उसको याद आता है और वो वापस आती है क्योंकि उसको पता है कि बहुत जल्दी ये गाड़ी जो है कद्दू बन जाएगा और जो घोड़े हैं वो चूहे बन जाएंगे घर के, और दूसरी बात है कि मेरा कपड़ा जो है वापस पुराना फटा हुआ पुराना कपड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि राजकुमार पता करे कि मैं कौन थी, मुझे भागना चाहिए, और वो अपने भागते-भागते चप्पल छोड़ के आती है, घर पहुँच जाती है। उसके बाद राजकुमार उस एक चप्पल के सहारे पूरे राज्य में सिंड्रेला को ढूँढने की कोशिश करता है। दोनों सौतेली बहनें और सौतेली माँ उसके राह को भटकाना चाहती हैं, लेकिन फाइनली मिल जाता है राजकुमार को सिंड्रेला, और सिंड्रेला राजकुमारी बन जाती है। यही कहानी है। अब इस कहानी में आप बताएँगे क्या? पहले तो आप बताएँगे कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो तो उसको पाना मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात, उसूल की। सिंड्रेला ने पालन किया, 12 बजते ही वो निकल गई, यानी कृत्यनिष्ठा। काम करने के कृत्य यानी काम करने का जो निष्ठा है उसमें है, उसको पता है किस टाइम पे क्या होगा। और तीसरी बात, वो कभी कामचोर नहीं थी, अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन हाँ, इच्छा उसकी भी थी। और चौथी बात, उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। कहानी में हमें ये नहीं बताते कि उसने अपने सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहनों के साथ दुश्मनी निभाई, वो नहीं किया। तो आप आगे के पीछे की पढ़ाई के साथ कनेक्ट करोगे। सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, आपने देखा है कुछ बच्चे होते हैं जिनकी माँ गुजर जाती है तो पिता दूसरी शादी करते हैं, तो उसको कहते हैं सौतेली माँ। और उधर अगर 2 बहनें हो या भाई हो, जो भी हो, वो सौतेले भाई-बहन होते हैं। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ये कहानी में ये लड़की के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बैकग्राउंड हो गया। अब कहानी शुरू होती है, राजा का ऐलान, राजकुमार का ऐलान है, वो जो भी है। और फ्यूचर में क्या है, रानी बनी सिंड्रेला। लेकिन सिंड्रेला रानी के बनने के बाद क्या होता है, हमेशा के लिए खुश रहती है। खुश रहने का मतलब होता है न केवल खुद खुश रखना, पूरे समाज को, पूरे अपने राज्य को खुश रखना। अगर आप इससे कनेक्ट करें, तो कल को हमारा बच्चा कोई पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि मेरे साथ-साथ दूसरों का भी भला हो। खैर, वो तो मज़ाक की बात थी। अ, चौथी बात है, बच्चों को अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ, पर्सनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट कीजिए, एंगेज कीजिए। यानी जब आप पढ़ाते हैं, तो आप उनको बताएँ कि ये जो टॉपिक है, आपने सीखा होगा
पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हम जब सीखते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं हमको एक गाना या एक शॉर्टकट कुछ बताते थे। क्यों शॉर्टकट बताते थे या गाना क्यों बताते थे? क्योंकि गाना हमारे दिमाग में जल्दी बसता है, राइट? या अगर मुझे यही चीजें मैडम ने एक मेरे टीचर ने एक वीडियो बनाकर दिखा दिया तो मुझे वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है। और मान लो सामने अमिताभ बच्चन को आप एआई यूज करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की कहानी बताते हैं तो मुझे वो गाना याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं या मेरा हीरो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, एआई को यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप मुझे कनेक्ट करेंगे तो मेरी पढ़ाई बेहतर होगी। यानी टीचर को क्या करना चाहिए? ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। पहली बात तो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे लेकिन आप उस पे बंधे नहीं रहेंगे। दूसरी बात, बच्चों को जरूर बताएं, पेरेंट्स को जरूर बताएं कि हमने क्या पढ़ाया या मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। और तीसरी बात, बच्चे को केवल मेरा काम है 4th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ाना, मुझे 3rd या 5th से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। 3rd में क्या पढ़ाई की, उसी के आधार पे आप अपने 4th की पढ़ाई को बेस करोगे और उसको कनेक्ट करोगे आगे, ताकि 5th की टीचर को मुश्किल ना पड़े। आप जो आपने जो पढ़ाया उसके आधार पे वो 5th का पढ़ा सके, राइट? और आखिरी में बच्चे को अपने पढ़ाई के राह पे फिक्स यानी हेल्प करें उसको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए। तो आपने बैलेंसिंग इक्वेशंस कैसे सीखना है या फैक्टराइजेशन कैसे करना है उसके शॉर्टकट्स बताएं, या फिर आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो तो इसमें कैसे आप डिस्टिंक्शन निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, क्या देखकर पता चलेगा कि यार इसमें क्या चीज क्या है, राइट? पहले हमारा बच्चों की पढ़ाई क्या माना जाता था? अगर बच्चा पास हो जाए तो उसकी पढ़ाई सक्षम, फेल हो जाए तो उसका क्या कहते हैं, उसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट, यानी पूरा ना होना या कंप्लीट ना होना, हम इसको समझते थे। लेकिन आजकल पढ़ाई ये नहीं है। पढ़ाई क्या है? आजकल पढ़ाई आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस का मतलब केवल आपका जो मार्क्स है वो नहीं, आपके एटीट्यूड के ऊपर है, आपके स्किल के आधार पे है। यूजुअली स्कूल्स क्या करते हैं, पेपर पेन टेस्ट लेकर बोलते हैं बच्चा पास हो गया या फेल हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर क्या कहते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे को केवल सम ना देकर कुछ सॉल्व करने को दिया जाता तो आपको पता चलता ये बच्चा आगे जाकर इंजीनियर कितना अच्छा बनता है कितना नहीं। और अगर आईआईटी में जाने के लिए मुझे अगर ये पूछा जाता कि बेटा वायर सोल्डरिंग दिखा दो या वेल्डिंग करके दिखा दो या सर्किट कंप्लीट करके दिखा दो, और अगर मुझे नहीं आया और मुझे समझ में आया कि भाई ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तो मैं बेकार में जेई मेंस लिखकर आईआईटी में घुसकर, यानी मार्क्स के आधार पे आईआईटी में घुस तो गई लेकिन फिर मुझसे हुआ नहीं, कोप अप नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया? गलत कदम उठाया, जो कि हमारे बच्चे करते हैं। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो किस चीज के लायक है, किस चीज के लायक नहीं है। इसलिए पढ़ाई का आधार केवल एक एमसीक्यू टेस्ट या एक पेपर पेन टेस्ट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, बोर्ड एग्जाम, जिसमें 80 मार्क का पेपर होगा और उस 80 मार्क में एक मार्कर हो, 1 मार्कर्स होंगे, 2 मार्कर्स होंगे, 3 मार्कर्स होंगे, 4 मार्कर्स होंगे, उसमें इंटरनल चॉइस होगा, तुम्हें करना है इतना, इतने मार्क्स 33% आए तुम पास, 33 से ज्यादा आए तुम्हारी ये ग्रेड पॉइंट, अगर 90 से प्लस आए तो बस तुम तो दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान। इससे बेहतर है कि हम उनको कुछ और तरीके से उनको परखें। आपने देखा होगा द्रोणाचार्य ने कभी दुर्योधन को और अर्जुन को सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन दुर्योधन को कभी जबरदस्ती नहीं की कि भाई तुम धनुर्धारी बनो, या अर्जुन को कभी ये नहीं बोला कि तुम गदाधारी बनो। क्यों? क्योंकि अर्जुन धनुर्धर बनने के लिए बना था, उसके उसमें स्किल ज्यादा अच्छे थे, और दुर्योधन के गदा गदा की विद्या में उसके स्किल्स अच्छे थे। तो जिसको जो था, जो जिसमें अच्छा था, उनको उसी तरह से पढ़ाया गया या सिखाया गया। तो हम क्यों मजबूर करते हैं हमारे बच्चों को हर चीज सिखाने के लिए? तो यानी कि अब मैं बात करती हूँ आपके फॉर्मेटिव टेस्ट। जब आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं तो अगर केवल पेपर पेन टेस्ट लिया तो वो फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं कहलाता। अगर आप बच्चों को बोले बेटा तुझे पसंद है तो तू कविता लिख ले, तुझे डांस करके दिखाना तो तू डांस करके दिखा, तुझे गाना गा के बताना हो तो भी बता दे, मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस जानना चाहता हूँ, तुझे जो तरीका अपना है अपना ले, मैं उसके आधार पे अपने मूल्यांकन बिंदु बना दूंगा या बना दूंगी। तो बच्चे को कितनी सहूलियत होगी और बच्चा आपको अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखा सकेगा। तो बात ये है कि एन सलिवन जो है, जिन्होंने
हेलन केलर को पढ़ाया। आप सोचिए, हेलन केलर डेफ, डम एंड ब्लाइंड, ना तो उसको सुनाई देता है, ना तो वो बोल पाती थी, और वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड भी थी, उनको आंख भी दिखाई भी नहीं देता था। ऐसे एक शिक्षिका को उन्होंने, सॉरी, एक छात्रा को अगर उन्होंने पढ़ाया है, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को पढ़ा सकता है, बस पढ़ाने का सही तरीका आना चाहिए। इसलिए हम वापस आते हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओरिएंटेड टीचर अगर होगा, तो बच्चे के पास्ट अचीवमेंट्स को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करके उसको मौका देंगे ताकि वो उसको हर तरीके से वो सक्षम हो। अगर आप पहले से जानते हैं इस बच्चे को लिखना पसंद नहीं है, तो भी आप उससे लिखवा के रहेंगे, तो यानी आपने उसके पास्ट को चेक नहीं किया। आप जानते हैं ये बच्चा फेल होगा, और बच्चा फेल हो गया, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, उसको उसमें काबिलियत ही नहीं है, और आपने उसको अलग मौका ही नहीं दिया। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब है बच्चे को वो सारे मौका दो जिससे बच्चा अपना पढ़ाई का प्रदर्शन कर सके। इसके लिए आप आजकल एनईपी का तो एनसीएफ का हाल ही में एक क्या कहते हैं सेशन भी हुआ था, पूरे एनईपी पॉलिसी को कैसे उसको लेकर वो उसको लागू करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया था कि मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपको क्यों लगता है मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए? मदर टंग में पढ़ाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो घर में भाषा बोलता है, उसमें अगर सीख जाए तो उसको बात ज्यादा बेहतर समझ में आती है, राइट? उसको हर चीज जल्दी समझ में आएगा, न कि एक फॉरेन लैंग्वेज में सिखाना। अगर मैं आपको बताऊं परफिडियस वर्ड यूज करो, या मैं आपको बोलूं इट्स अ टैसिटर्न मूव, तो पहले तो ये बता दें इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मेरे मेरे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फिर मैं टैसिटर्न का मतलब अच्छा ये है, ये मैं समझ जाऊंगी, राइट? अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गेज वेदर यू आर लर्निंग इट और नॉट, बच्चा बोलेगा लेकिन गेज तो मीटर गेज, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में होता है। तो आप कैसे दोनों को समझा पाओगे? आपको वो समझना है कि हाँ बेटा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड दिस गेज बोथ आर मीनिंग डिफरेंट, बट दे बोथ हैव द सेम स्पेलिंग। एक्चुअली ब्रॉडर मीनिंग आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को समझ आएगा। तो आपको मदर टंग में सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे को हिंदी समझ आती है, बच्चे को इंग्लिश समझ में आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैं आपके साथ हिंदी में भी वार्तालाप करना चाहती हूँ, करती हूँ, कर रही हूँ, और इंग्लिश में भी, क्योंकि मुझे कई बार कई कमेंट्स होते हैं जहाँ मुझे कई लोग लिख के देते हैं कि आप हिंदी में बात की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं yeah, are you able to hear me? Can you hear me? uh, can you hear me? Am I audible? जयप्रकाश सर कह रहे हैं नहीं। अच्छा, ओके। कई लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है? ओके, फाइन। देन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, नोटबुक प्रेजेंटेशन। अभी नोटबुक प्रेजेंटेशन पे क्यों इतना फोकस है, आपने कभी सोचा है? कोई बच्चे केवल नोटबुक बहुत सुंदर बनाते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर नोटबुक बनाकर उस पर मार्क्स दिया जाए तो बच्चे को कितनी खुशी होगी कि चलो मैंने नीट लिखा, मेरे इस नीटनेस के लिए भी मुझे किसी ने सराहा और मुझे मार्क्स मिले। ऐसे ही ये तो खैर पुराना पीपीटी है, इसमें क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले साल 2025 में 60% होने वाला है। 60% पेपर में, 60% यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको बच्चे को पहले से पढ़कर समझ में ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जरूर आंसर कर पाए। तो इस किस्म के पढ़ाई के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, यानी बच्चे को लर्न अनलर्न रीलर्न करने के लिए टीचर को ये सारा कुछ करना पड़ेगा। कहने का मतलब, मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैं भी इनको ऐसे ही पढ़ाऊंगी, एक डंडा लेके मार के इनके दिमाग में सब घुस जाएगा, सब कुछ। ये तो नौटंकी करते हैं, एक मारा ना तो इनके दिमाग में सब घुस जाएगा। ये बात आपके दिमाग से, जहन से निकालिए। मारने से केवल निशान लगता है, दिमाग के दरवाजे नहीं खुलते। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, दुनिया इंडिया के कई गांवों में आज भी मारपीट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आया तो उसको, अच्छा तुझे टेबल्स नहीं आते, चलो हाथ में मारा या पैर में मारा। क्यों? मारने से दिमाग चलता है, ये कहाँ कनेक्शन लिखा है? हाँ, अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेजी है,
तो उसको बताया जाए, उसको डेडलाइन दिया जाए, लेकिन मारने से कोई नतीजा नहीं निकलता। और इसके लिए हम टीचर्स को सबसे पहले तो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न करना पड़ेगा। पहले तो जो सीखा, पुरानी चीजों को भूल जाए और नए चीजों को सीख जाए, तो ही हम कुछ इसमें दम होगा। अच्छा, ये वीडियो यहाँ प्ले नहीं करा है, लेकिन मेरे पास या आई हैव द लिंक। वेट, आई जस्ट लेट मी सी इफ आई कैन प्ले द लिंक। अगर ये प्ले करता है तो हम प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से प्ले हो रहा है शायद। या जस्ट अ मिनट। हाँ, या आप सुन लीजिए। आपको सुनाई दे रहा है? पहले बताइए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक सेकेंड। ओके, आप सबसे अनुरोध है, मैं क्या करती हूँ, मैं आपके, मुझे एक्चुअली सेशन छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक काम करते हैं, ये जो लिंक है, स्क्रीन में जो दिख रहा है लिंक, मैं आपको क्या करके बताऊं। अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है क्या? कैन somebody write? Are you able to see the presentation? Okay. So there are so many people who are, no, they are not able to see. Fine. Then I'll come back. I'll go back to the presentation. I will not, it's pointless. I'll go back to the presentation. All right. Yeah. So, मैं वापस प्रेजेंटेशन पे आती हूँ और मैं एक काम करती हूँ, मैं चैट बॉक्स पे ये लिंक पेस्ट करती हूँ। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कॉपी द लिंक। वेट। I'll come out of this. Let me go back to the screen. I'm sorry for taking time. Just a minute. Yeah. So what I will do is, first I go to this here. Yeah. Now let me just quickly give you the link. The link is this. All right. अब मैं ये लिंक जो है आपको, I'll share it with you in the chat box. Yeah, with everyone, I am pasting it. ये मैंने लिंक भेजा है आपको, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो पूरा गाना सुनाई देगा। या तो आप इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ और बात करना चाहूंगी। ये गाना अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मतलब ही नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। ओके, यू रिसीव द लिंक, फाइन। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉल्ड साउंड ऑफ म्यूजिक। 1960s में ये मूवी निकली थी, बहुत बेहतर मूवी थी, बहुत बहुत बढ़िया मूवी था। इसमें जो एक टीचर है, वो 7 ऐसे बच्चों को, एक्चुअली आपने परिचय मूवी देखा होगा, जिसमें जया भादुरी एक घर में सबसे बड़ी दीदी है और उनके टीचर है जितेंद्र। तो और वो गाना है सारे के सारे क्या, सारे के सारे गामा को लेकर गाने चले, है उसका ओरिजिनल वर्जन है साउंड ऑफ म्यूजिक। अब इसमें ये गाने में क्या सिखा रहे हैं, डो रे मी फा सो ला टी। वेस्टर्न म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी की जगह डो रे मी फा सो ला टी। पर जैसे ये बोलते हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। बच्चे बोलते हैं ये क्या है, तो अब उनको टीचर को कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, डो रे मी फा सो ला टी। और बच्चे हर उम्र के हैं, उस गाने में भी है, परिचय मूवी में भी, छोटा सा बच्चे से लेके बड़ी सी बच्ची तक है। यानी हर उम्र के बच्चों को पढ़ाने लायक होने चाहिए टीचर। और दूसरा, उसको बच्चे को अगर रियल लाइफ के साथ बात कनेक्ट करके समझाया जाए तो उनको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो ये कैसे टीचर समझाती है, डो, अ डियर, अ फीमेल डियर। Yeah, ma'am. Just give me. I think I am given time till 5:30. So my session started at 4 o'clock, and I think it ends at 5:30. So can I continue till 15 minutes? Shubhoshri, ma'am, are you there? Yeah, I will not take much. I'll close at exact 5:30. Promise.
Okay, fine. All right, thank you so much. So this song basically talks about though a dear female dear, ray a drop of golden sun. Now she is as a teacher connecting. वो हर वर्ड को उनके उनके जहन में जो आता है उन सारी चीजों के साथ कनेक्ट करके समझाती हैं। तो डो रे मी, एम आई है, लिखने में एम आई लिखते हैं, लेकिन उनको क्या समझाती है बच्चों को? मी अ नेम आई कॉल माई सेल्फ, मी मैं अपने आप को कहती हूँ। तो बच्चे अच्छा मी यानी अपने आप को, तो गाने में मी आता है तो उनको पता है डो रे मी यानी वो जो मैं अपने आप को बोलती हूँ। तो अपने अपने इर्द गिर्द की चीजों के साथ, अपने जानकारी की चीजों के साथ बच्चों को अगर नॉलेज कनेक्ट करके बताया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये गाना सुनने को मिलेगा, यूट्यूब में है, डो रे मी फासो लाटी, साउंड ऑफ म्यूजिक मूवी से है, उस पे आधारित है। तो इसमें पूरे गाना देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि उन्होंने गाना इतने मुश्किल से सात जो स्वर हैं, सप्त स्वर, उन्होंने कैसे बच्चों को सिखाया, वो भी हर किस्म के हर उम्र के बच्चों को किस किस्म के सिचुएशन में सिखाया, क्योंकि वो क्या करती है, वो घर में नहीं सिखाती, वो बाहर खुले वादियों में सिखाती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को घर के अंदर पढ़ाना चाहोगे तो बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ना, लेकिन अगर खुले में सिखाएं तो कभी कभी अपने क्लास को बाहर जाके ले लिया कीजिए, तो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं आगे समय नहीं जाया करती, आई विल गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। या आई एम ऑलमोस्ट एंडिंग, सो डोंट वरी, हैंग ऑन जस्ट अ मिनट, so I will quickly go to where I was. Yeah. What did you see? आपने उस अगर आप गाना देखते तो आपको पता चलता कनेक्टिंग पास्ट नॉलेज विद द कोर्स कंटेंट। दूसरा, इंग्लिश, म्यूजिक, हिंदी सारे चीजों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं बोल सकते कि मैं साइंस टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश से क्या लेना देना। अरे आप साइंस भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन ही कहते हो, उसको कोई और शब्द से नहीं बताते, तो फिर उसको क्यों इंग्लिश के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते? बताइए, उसमें भी इंग्लिश आता है और साइंस में मैथ भी आता है, क्योंकि साइंस में मेजरमेंट आता है, तो मैथ भी आता है। साइंस में रिवर्स की बात आती है तो रिवर्स तो एसएस में भी पढ़ा जाता है, रिवर्स तो हिंदी में भी आती है, यानी हर सब्जेक्ट का कनेक्शन हर सब्जेक्ट के साथ है। इन चीजों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, जो कि न केवल हाथ से अनुभव लेना, अपने अनुभव से भी सीखना। तो ये सारी चीजों को अगर आप कनेक्ट करोगे और अच्छा एक पढ़ने वाला माहौल बनाओगे तो बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो आपका आउटकम यानी उद्देश्य नहीं, नतीजा आप पा सकते हो। आपका आप हर टीचर क्या चाहता है कि वो जब क्लास में जाए तो मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, ये नहीं रखते। हम ये भावना नहीं रखते। हम क्या रखते हैं भावना? हाँ, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें ये पढ़ाना है, लेकिन मेरे बच्चे को ये समझ में आ जाना चाहिए, तब हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत जो है रंग लाई। तो teacher has to adopt different strategies to cater to multi-level age group, क्योंकि schools में आप सब न केवल 10th को या 11th को पढ़ाते होंगे, आप 7th को भी पढ़ाते होंगे, 8th को भी पढ़ाते होंगे, 9th को भी पढ़ाते होंगे, 10th को भी पढ़ाते होंगे, हर उम्र के बच्चों को पढ़ाते होंगे। 7th वाले को जिस तरह से पढ़ाते हो उस तरह से 10th वालों को नहीं पढ़ा सकते। तो आप ये तो नहीं कह सकते मैं पिछले 10 साल से 10th को पढ़ा रही हूँ, मुझे 7th को पढ़ाना नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ाना था? बस उनके लिए थोड़ा लेवल आपको कम करना पड़ता है, लेकिन ये मत समझिए कि उनको समझ में नहीं आता। आप उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनके समझ के हिसाब से, उनके पास्ट और प्रेजेंट नॉलेज के साथ कनेक्ट करके, तो उन्हें भी समझ में आएगा, क्योंकि ग्रेट टीचर्स डोंट फोकस ऑन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ बोलने वाले लोग, लेकिन रिश्ता बनाने में जो टीचर अच्छा रिश्ता बनाए और कनेक्शन बनाए कि अच्छा बेटा तुमको ये समझ में नहीं आया, अच्छा अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं एक ये नया एग्जाम्पल लेती हूँ। आपने मेहनत करके एक नया एग्जाम्पल लिया या कुछ ऐसा लिया जिससे हर बच्चे को समझ में आए, तो आप एक अच्छे टीचर हो। इसलिए एक अच्छे टीचर को उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण होने चाहिए, क्योंकि ये अगर व्यक्ति के पास हो तभी भगवान उनकी भी मदद करता है। उद्योग का मतलब जो सीखना चाहता हो, टीचर हो या बच्चा हो, धैर्य होना चाहिए नया कुछ सीखने के लिए। आप संवेदनशील होने चाहिए, यू हैव टू बी, और आप में सहानुभूति भी होनी चाहिए, आप में अकल भी होनी चाहिए, आप में क्षमता भी होनी चाहिए और आप में साहस भी होना चाहिए। अगर आप में ये सारे गुण हैं तो आप जरूर ही एक अच्छे टीचर बनेंगे, और अगर यही सारे गुण बच्चों में हो तो बच्चे भी अच्छे स्टूडेंट बनेंगे।
अब मैं आपको जाते जाते केवल 3 चीजें बताऊंगी। लर्निंग आउटकम, जब आपको आप बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे ये कर पाएंगे या मेरे बच्चों ने ये सीख लिया, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी बच्चा ये कर पाएगा। क्या कर पाएगा? वो याद कर पाएगा। रिमेम्बरिंग की स्पेलिंग यहाँ गलत है। हाँ, बच्चा याद कर पाएगा। याद करना यानी केवल लोअर लेवल लर्निंग। याद करना 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10, ये याद करना है। लेकिन अगर समझ में आया तो अच्छा, समझ में आने का मतलब ये मोबाइल है, ये पेन है, इसे भी दो कहते हैं, और दो कोस्टर है मेरे पास, दो और दो चार। तो ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये तो दो अलग चीज है, ये दो अलग चीज है, तो ये दो दो चार नहीं होता, तो ये छह है या कुछ और है। बिल्कुल नहीं, गिनती में दो और दो चार, 2 into 2 4। जब आप ये कनेक्ट करते हो तब अंडरस्टैंडिंग बनती है, और इसको अप्लाई करना, कहीं पे भी अप्लाई करना। भाई मैंने तो पेपर में पढ़ा था 2 into 2 2, यानी ऐसे गोल घुमा के डक के जैसे बनाते हैं या स्वान के जैसे बनाते हैं, उसको 2 कहते हैं। लेकिन ये दो है, ये मैंने कभी समझा ही नहीं। देयर आर 2 ऑफ देम, ये मैंने समझा ही नहीं, ये गलत बात है। अप्लाई करना आना चाहिए, और बारीकी से देखकर समझना, उसे कहते हैं एनालाइज। बारीकी से बड़े चीज को देखकर समझना, उस पे टिप्पणी करना, यानी ये मेरे लिए ठीक रहेगा या वो मेरे लिए ठीक रहेगा, और इसके बाद नए सिरे से कुछ बनाना, इसे कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये कॉग्निटिव डोमेन यानी दिमागी डोमेन के लिए ये 6 के 6 वर्ड काम आते हैं। इसके आधार पे अगर आपने वर्ड चुना तो आप नतीजा बोलते हैं ना, जो स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट a paragraph. Student will be able to compute the sum. Student will be able to draw the diagram and label it. आपको कैसे पता चला? बच्चे को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, जब तक कि आपने बच्चे को ड्राइंग नहीं बताई। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। मैं ये दोनों नहीं समझाने वाली, लेकिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हाथ से क्या क्या काम किया जा सकता है, और हृदय से क्या क्या काम आता है, वो भी बताया गया है। अगर हाथ से पूछें तो परसेप्शन सेट होना, गाइडेड रिस्पॉन्स। आपको अगर आपको डांस सीखना हो, तो सबसे पहले तो मेरी टीचर हाथ कहाँ ले जा रही है? हाथ ऊपर ले जा रही है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं अच्छा टीचर है, बिल्कुल हाथ ऊपर नहीं लिया बच्चे ने, टीचर ने हाथ इस लेवल पे लिया, तो अब मैं भी समझ गई कि मुझे इस लेवल पे रखना है। तीसरी बात, मुझे टीचर आके बोलती है इधर नहीं, इधर रखो, तो गाइडेड रिस्पॉन्स हुआ। थर्ड, गाइडेड रिस्पॉन्स। फोर्थ है, अब हाथ हिलाना सिखाओ, या डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कंपास को कैसे पढ़ा के घुमाना है वो सिखाओ, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। फिर कैसे बनाते हैं उसको, ये सारी चीजें साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। ये यहाँ पे है, लेकिन आपको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसको टाइम लगता है, और ये पूरे पूरे दिन का वर्कशॉप होता है। तो मैं आपको सिर्फ बता के रख रही हूँ, ये सारे नेट पे अवेलेबल है, मैंने कुछ भी नए सिरे से नहीं बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ अफेक्टिव डोमेन, यानी अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को एटीट्यूड भी सिखाएं, तो रिसीव करना सीखिए। आप एक अच्छी सी कहानी बता रहे हो, बच्चा आराम से उबासी लेके सो रहा है, या उबासी ले रहा है या सो रहा है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा, वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो पूरा परिश्रम है वो वेस्ट जाएगा। तो रिसीव करने की आदत बच्चे में होनी चाहिए। रिसीव ही नहीं, रेस्पॉन्ड करना। मैडम ने बोला वेरी गुड, तो बच्चा यूं ही देखते रहे न, तो आपने समझ लिया बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं करे। लेकिन अगर वेरी गुड बोलते ही बच्चा खुश हो जाए, हाँ मेरी मैडम ने वेरी गुड बोला है तो मैं रिस्पॉन्स दूं, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। और तीसरी बात, मुझे वो वेरी गुड सुनने के लिए मैं और भी अच्छा बेहतर काम करूं, तो मैं उस वेरी गुड को वैल्यू करती हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में है थर्ड पॉइंट, वैल्यूइंग, क्योंकि ये मैं हृदय की बात कर रही हूँ। फिर चौथी बात है जहां मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, यानी अब मुझे पता है मेरे टीचर को ये चीज पसंद है, अगर मैंने अच्छी तरह से जवाब दिया, हाथ ऊंचा करके बात किया, ये किया वो किया, तो मैंने ऑर्गेनाइज करके काम करना सीखा। यानी मुझे पता है इस क्लास में ऐसे चीजें चलती हैं। दूसरे क्लास में तो टीचर कभी भी हाथ ऊंचा उठाओ, जवाब देने को मौका ही नहीं देगी, पर ये टीचर हाथ ऊंचा करेंगे तो जवाब देने का मौका देंगी, या तो अगर मैं हंस दूं या मैं सर हिलाऊं तो जवाब देने का मौका देंगे, और अगर मैंने जवाब दिया तो वेरी गुड भी बोलेगी। तो मैंने बच्चे ने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लिया किस पीरियड में कैसे बिहेव करना है, यानी अच्छे टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है। कहने का मतलब आप अच्छे टीचर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें और भी है, आप नेट पे जाइएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर किसी चीज को नतीजा लिखना हो तो कैसे आप बेहतरीन तरीके से
लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं। लेकिन नकल के लिए अकल होनी चाहिए। तो यानी अगर आपने ब्लाइंडली कॉपी किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने समझ के उसे कॉपी किया तो आप अपने क्लास में बेहतरीन तरीके से आप अपने क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाओगे। आई होप यू आर एबल टू हियर। एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? Fine. So I will now not take much time. I have already taken enough time. Thank you so much. ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे आपसे एक दरखास्त है, जब केवल उद्देश्य ना सोचें, नतीजा सोच के पढ़ाएं और उस नतीजे के साथ साथ नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल भी देने की कोशिश करें, तो हमारे जो देश में ये जो बेरोजगारी है, इसका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को आधे टाइम अच्छी तरह से पूरी तरीके से पढ़ा नहीं पाते। और दूसरी बात है, पढ़ाना एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, उसको एंजॉय करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। आपने सबने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना। आई विल स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग बीइंग पेशेंट विथ मी। मेरा सेशन 4 से 5:30 का था, लेकिन मैं टाइम पे ज्वाइन ना कर पाई। फिर भी आप सब यहाँ रहे, मुझसे जुड़े, मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। शुभोश्री मैम, मैं विदा लेना चाहूंगी। आप सब आशा है आप सबको समझ में आए जो मैंने बताया, या जो भी बताया आपको अच्छा लगा और समझ में आया। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मैं पढ़ ही रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सो नाइसली। यस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. And I'll take a leave now. It's already 1.5 hour session, so I will not